हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली सुना कि जो वीडियोस बन रहे हैं इन चैप्टर में कुछ एरर आ गया था, ठीक है। तो इसी कारण से इसको फिर से शूट किया जा रहा है, फिर से आपको स्टार्टिंग से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि नोट्स भी बनाएं। नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि जिससे आगे चल के आपको दोबारा कभी क्या कहते हैं याद करना हो या फिर जल्दी याद हो जाए आंसर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले सबसे पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक कंपलसरी चैप्टर है। कंपलसरी चैप्टर मीन्स आपको आना ज़रूरी है। जैसे आज आप देखते हैं कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ या आप भारत देश के नागरिक हैं और मैं यहाँ के नागरिकता है हमारी, और हम चाहें तो हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। हम नागरिकता है हमारी, ठीक है। लेकिन पहले ये भावनाएं सब अपने मन से नहीं थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से सब लोग अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए सब विचार करते थे और उसके प्रति प्रेम था। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये भावना कहाँ से आई, देशभक्ति की भावना कहाँ से आई, देश प्रेम की भावना कहाँ से आई, वही सब चीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ जानना ज़रूरी ये है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज़ ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, वहाँ से क्या आइडियाज़ मिले हमें एक नेशन के लिए, कैसे एक देश बन सकता है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक मोनार्कल कंट्री में। जहाँ पे मोनार्कल में समझ रहे हो आप, जहाँ पे राजा हो और वंशवाद हो, ठीक है। तो वहाँ पे और एक ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक का रूल हो, डेमोक्रेसी हो, लोगों के पास पावर हो, तो उनमें डिफरेंसेस क्या है हमने देखा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चाहे हमारा अपना खुद का देश हो, भारत देश भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से कॉपी किया है, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ कोई चीज़ अच्छी है उसको कॉपी करना बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो आप उसे कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं उसे कॉपी करो, ठीक है। मैं अगर स्मोक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी स्मोक करना चाहिए, समझ में। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये ना हो कि पता चले कि अपने पेरेंट्स से बता रहे हो कि सर स्मोक करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो चीज़ जो अच्छा करे उसकी कॉपी करनी चाहिए, ठीक है। कॉपी इन द सेंस कि हम उससे क्या कर रहे हैं, हम उससे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब फ्रांस में हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए, मोनार्कल रूल से चेंज होकर के पब्लिक के पास पावर आया, जैकोबिन क्लब आए, ये सब कुछ है। अब ये सारा जो है लास्ट 9th के वीडियो में आपके पास होगा, ठीक है। अब अगर देखना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको दे देंगे, आप देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक भेज देंगे, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टेड होंगे तब, ठीक है। तो वहाँ पे जो जो चेंजेस आए, ड्रास्टिक चेंजेस आए, वो कहीं ना कहीं क्या किए, वहाँ पे तो चेंज कर ही रहे थे, वहाँ पे लोगों को पावर मिला रहे थे, बट उसके साथ साथ चेंजेस सिर्फ वही नहीं तक सीमित थे, और पूरे विश्व भर में वहाँ जो चेंजेस आए, वहाँ पे जो बदलाव हुए, उसका मैसेज जाने लगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा यूरोप आज देखते हैं आप, वैसा यूरोप पहले नहीं था, ठीक है। लोग एकजुट नहीं थे अपने धर्म को लेकर के, अपने लैंग्वेज को लेकर के, इधर उधर भागते रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी। जैसे आज हम लोग क्या हैं, ये आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, हम लोग लड़ते रहते हैं ना, वैसे वहाँ पे भी था। बट वहाँ पे कैसे चेंज हुआ और कैसे वो नेशनलाइज हुए, कैसे उनके अंदर देशभक्ति और देश प्रेम कैसे जगा, वो सब चीज़ देखेंगे हम इस चैप्टर में। फिर द एज ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कब से कब तक था, रेवोल्यूशन आया था जो है, एक मिनट, रेवोल्यूशन था 1830 से लेकर 1848 तक, 1830 से लेकर के 48 तक था, ठीक है। आफ्टर डेथ एडी, सीधी सी बात है। उसके बाद एडी में समझ रहे हो ना, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिर जर्मनी कैसे बना, जर्मनी का गठन कैसे हुआ, इटली का गठन कैसे हुआ, ठीक है। ये एक देश कैसे बने, क्योंकि आप अगर मैप देखेंगे, अभी हमने रिसेंट जब 2 वीडियोस भेजे थे तो उसमें आपको मैप एक दिखाया था, तो मैप में था, देखो, हालांकि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था पूरा विश्व, पूरा उनका यूरोप, ठीक है।
लेकिन फिर कैसे जर्मनी बन गया, इटली कैसे बन गया, एक देश कैसे बन गया, और उनके प्रति लोग कैसे एकत्रित हो गए, क्योंकि मैंने बताया ना अलग अलग रीजन में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे, उनकी विचारधारा अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, सब कुछ डिफरेंट था, तो वो एक साथ कैसे आए, ठीक है, उनके अंदर ये भावना कैसे है कि ये हमारा देश, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर आपको उदाहरण नहीं मिल रहा है तो आप भारत को ही देख लो, ठीक है। भाई तमिलनाडु चले जाते हो तो क्या बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। आप उधर केरला चले जाओ, उधर दूसरी वो लैंग्वेज, उधर चले जाओ असम चले जाओ, उधर दूसरी लैंग्वेज, उड़ीसा चले जाओ दूसरी लैंग्वेज, ठीक है, उत्तर प्रदेश चले जाओ दूसरी लैंग्वेज, तो कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स आर बीइंग आल्सो फॉलोड, ठीक है, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, ठीक है, और बुद्ध रहते हैं, पारसी रहते हैं, कई सारे धर्म रह रहे हैं, लेकिन हम सब यूनाइटेड कैसे हुए, ठीक है। तो ये भावना कहाँ से आई, वो ओरिजिनेशन, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये भावना कहाँ से आई, नेशनैलिटी के लिए भावना कहाँ से आई, देश प्रेम कैसे आया, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे हम अपने अंदर देश प्रेम पैदा कर सकते हैं ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के थ्रू सिर्फ हम यही नहीं जाने जा रहे हैं इतिहास में हुआ क्या है, ये भी जानेंगे कि हमें क्यों अपने देश के प्रति प्रेम क्यों होना चाहिए, या होना चाहिए तो हमेशा क्यों, कैसे आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे अंदर बुरी भावनाएं आ रही हैं तो उनको हम दूर कैसे भगा सकते हैं, ठीक है, ये भी चल, और एक देश को कैसे कमज़ोर किया जा सकता है, किया जाता है, ये भी सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है, आइए जानते हैं। फिर विजुलाइजिंग द नेशन, देश के देखना कि हाँ एक एक देश बनना, ठीक है। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इम्पीरियल क्या है, देशभक्ति की भावना, इम्पीरियलिज्म में क्या है, ठीक है, कि मीन्स हम मोर पावरफुल, ठीक है, हम बड़े हैं, सुपीरियर हैं, ठीक है, ये भावना जो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, इम्पीरियल मानते हैं ना, कि हम वी आर इम्पीरियल, लेट हम जीत जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से जीत सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चैंपियंस ट्रॉफी मत खोल दीजिएगा, है ना किरदार, मैच में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ जैसे एक फ़ोटो दिख रही है, फ़ोटो दिखी, चलो नहीं दिख रही हो, ब्लर हो या कुछ भी हो तो आप बुक में देख सकते हो, इससे अच्छी इमेज क्वालिटी है, ठीक है। तो जो फोटो उसमें दिख रही है उसमें क्या खास दिख रहा है, ये देखिए, इसमें देखिए आपको एक बहुत बड़ी कतार दिख रही है, बहुत बड़ी लाइन, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, या देखो ये बहुत बड़ी लाइन दिख रही है, दिख रही है ना, ये देखो कहाँ तक जाती चली जा रही है, बहुत बड़ी लाइन। अब इस लाइन में देखो क्या दिख रहा है, खासकर लाइन में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग दिख रहे हैं, जो उस समय तक जो है, जो भी देश आज़ाद हुए थे उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स दिख रहे हैं, अलग अलग जो है कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं, फ्लैग्स दिख रहे हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं ना। अब जो देश आज़ाद थे, इंडिया नहीं था तो इंडिया फ्लैग थोड़ी नहीं दिखेगा, क्लियर। चलिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिखा हुआ है, मुकुट पड़े हुए हैं, देखो ना, ये मेन देखो, ये क्राउन दिख रहा है ना, ये मुकुट है, ठीक है। तो मीन्स ये क्या दिखा रहे हैं कि अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी मीन्स कि लोगों के पास पावर आ रही है। और जो अभी तक था कि इम्पेरियलिज्म था, मीन्स एक रूलर के पास जो पावर, सोलफुली पावर दे दी जाती थी, वो जो मन आए वो करता था, वैसा नहीं है। तो ये जो क्राउन प्रिंसेस होते थे, प्रिंस होते थे, किंग होते थे, मुकुटधारी जो होते थे, थ्रोन राजगद्दी जो बैठते थे, उन सबको देखो ओवरथ्रोन करके हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इक्वालिटी का, ठीक है, किस तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। तो लिबर्टी मीन्स क्या, जिसमें सबको बराबरी का और समानता का अधिकार मिले, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है। एक फेमस आपके आर्टिस्ट हैं, उनने एक इमेजिनेशन देखा था कि ऐसा एक समय आएगा विश्व में सभी लोग बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से इक्वलाइज हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा था उन्होंने, देखो लिखा नहीं, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये देखा गया कि विश्व में सभी लोग क्या हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, लोकतांत्रिक हो जाएंगे, जिसमें लोगों को सबके पास अधिकार रहेगा, पावर रहेगा, एंड सोशल रिपब्लिक, और समाज में भाईचारा आएगा, बराबरी आएगी।
ठीक है। द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरे इन 1848। ये क्या है, ये एक प्रिंट है, ठीक है। उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, 4 लगभग बनाए थे, उसमें से एक ये है, सारे नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरे, अ फ्रेंच आर्टिस्ट। अब फ्रेडरिक सोरे मीन्स पूछोगे तो मुझे नहीं पता भाई, क्यों नहीं पता, क्योंकि नाम है। अब मुझसे कोई मेरा नाम पूछे और मेरे मतलब पूछे, मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन कोई पूछे कृतार्थ का मतलब क्या है, अवनी का मतलब क्या है, क्या नाम है उसका, आर्यन का मतलब क्या है, या फिर कोई पूछे मुझसे कि शालिनी का मतलब क्या है, तो मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए, तो ये एक आर्टिस्ट का नाम है जिनने ये पेंटिंग, ऊपर वाली पेंटिंग बनाई थी। चलिए, तो प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इन्हें 4 पेंटिंग्स बनाई थी, सिर्फ एक नहीं, ये पहली पेंटिंग है, लेकिन इन्हें 4 पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, अपना जो सपना देखा था उसको एक पेपर पे उतार दिया था, एक ड्राइंग में उतार दिया था। क्या देखा था? ऑफ अ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें पूरे विश्व में डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र आएगा और सभी के बीच में समानता आएगा, सोशली सब लोग बराबर होंगे और एक साथ। रिपब्लिक मीन्स क्या? मीन्स वो सीधी सी बात है, सिविलाइज्ड हो जाएंगे। अभी तक क्या था? अनसिविलाइज्ड। अभी बताओ, जिलोटिन करा जाता था फ्रांस में, वो क्या है? वो सिविलाइज्ड है, ठीक है। मतलब मैं अगर रूलर हूँ, कृतार्थ ने कुछ गलती की है, कृतार्थ पढ़ नहीं रहे हैं, मैच देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है, और आर्यन आईपीएल में रोज मैच खेल रहे हैं और मैच में घुसे हुए हैं, तो मैं उन्हें जिलोटिन कर दूँ, ये तो मैनर नहीं है ना, ठीक। करना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, फिर भी मेरा ये मानना है कि आप अगर घर पे हैं, मुझे भी पता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, बच्चे आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप एंटरटेन होंगे, ठीक है, बट द कंप्लीट टाइम आप एंटरटेनमेंट में दो तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि पूरा समय आप एंटरटेनमेंट में दो। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स भले कुछ ना बोलें, अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोल रहे तभी भी ये ना समझिए कि आप कहीं ना कहीं आपको नहीं नॉलेज रहेगी तो आप सस्टेन कर जाओगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये चाहे जितना आपका पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए, सपने मत देखो पॉपुलेशन रिडक्शन का, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ये बीमारी फैल रही है, लेकिन उससे लोग बच भी रहे हैं, ठीक है। ये मत सोच के बैठ जाओ अरे यार पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। ये भावनाएं रहती हैं बच्चों के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एंटरटेनमेंट करो। मुझे भी पता है कि आप दिन भर घर बैठे बैठे बोर हो जाते हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट करो, बट लिमिट में, अनलिमिटेड में, ठीक है। जियो का रिचार्ज मत करो कि हाँ अनलिमिटेड अमाउंट में आपका वो चलेगा, इंटरनेट चलेगा, क्लियर। थोड़ा सा कंट्रोल वे में कैसे कि मीन्स जैसे आप मैच देख रहे हो, ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको भी कंप्लीट करो, ठीक है। और वो टास्क पूरा करके मम्मी को दिखा दो, ये मम्मी देखो मेरा पूरा हो गया, ठीक है। ये देखो मम्मी मैंने इतने पेजेस लिख दिए, नोट्स बना दिए, ठीक है। ये देखो हमने सारा कुछ कर दिया है। उसके बाद फाइनली जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद करना क्या है? कुछ नहीं करना, उसके बाद आप एंटरटेन हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें अब क्या है कि द प्रिंट फिगर फर्स्ट, इसमें प्रिंट में पहला फिगर जो है ऑफ द सीरीज सोन द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ पे जो लोग दिखाए गए हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया के लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक था ही नहीं, ठीक है। उस समय हम तो फॉरेन रूल देख रहे थे ना, मैं कॉलोनियल सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग थे वो कहाँ के थे? लोग कहाँ के दिखाए गए इस फिगर में? अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और यूरोप के, ठीक है, यूरोप। चलिए अब देखिए, यूरोप एक सिंगल कंट्री नहीं है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए फ्रांस भी है, हॉलैंड है, जो भी है आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो उनकी बात की जा रही है। इवन दो आपका जो आपके यहाँ रूल करने आए थे वो भी यूरोप से ही आए थे, चलिए यूरोपियन कंट्री ही है। चलिए अब बात करते हैं मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर एक वर्ग की, हर एक एज की, हर एक धर्म की, ठीक है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी कतार में चल रही हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। जैसे कि आप स्कूल में क्या होता है कि मार्च पास होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट,
ठीक है। तो आप जब करते रहते हो तो जो जहाँ पे प्रिंसिपल खड़े रहते हो तो आप सल्यूट करते हुए निकलते हो ना। तो वैसे ही ये क्या है, ये भी एक लॉन्ग ट्रेन टाइप का बना करके मूव कर रहे हैं और किसे अपना सल्यूट कर रहे हैं। आप सल्यूट सब मैं यहाँ पे एक नॉर्मलाइज करके बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वो सल्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको समझने के लिए। तो वो किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनल पर्सोनिफाइड द लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसा कि आप याद करिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब पढ़ा गया था तो लिबर्टी, ठीक है, दया किसको बताया गया था, महिला को। क्यों, अच्छा महिला क्यों बताया गया, क्योंकि सीधी सी बात है, एक माँ होती है जो कि सब कुछ झेल जाती है लेकिन बच्चों को तभी भी श्राप नहीं देती या फिर कुछ ऐसा नहीं कहती जो नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। वैसे ही इसीलिए क्या कहते हैं, ज़्यादातर में आपको पोर्ट्रेट महिलाओं को ही किया जाता है, ठीक है। तो इसमें महिलाओं को पोर्ट्रेट किया था किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। आगे कहाँ गया, Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the character of right of man in the other hand. यहाँ पे देखो, आपको जब फिगर देखोगे तो यहाँ पे एक ये दिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉर्च टाइप का ये ऊपर दिखा रही है, ऐसे मशाल टाइप का, ठीक है। तो किसका टॉर्च है, एनलाइटमेंट का, मीन्स हम ज्ञानवर्धित हो रहे हैं, हमें ज्ञान हो रहा है, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो हाथ है उसमें क्या है, उसमें आदमियों के अधिकार लिए हुए हैं, कौन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, ठीक है। अब देखो और आगे बताते हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर फिगर देखते रहिए और बुक रीड करते रहिए, फिगर देखते रहिए, बुक रीड करते रहिए। फिर आगे बात करते हैं क्या है, ऑन द अर्थ इज इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई दैट सैटर्न रिमेन्स सिंबॉलिक ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, देखो ये इतने एरिया में दिख रहा है जितना मैंने मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, क्या सिंबल दिख रहे हैं, क्राउन दिख रहा है, मुकुट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स दिख रहे हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, किंगडम के सिंबल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ऑब्सोल्यूटिस्ट थे, ऑब्सोल्यूटिस्ट कौन है, ऑब्सोल्यूटिस्ट देखो बगल में मीनिंग भी लिखी है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूलिंग नो सर्टेन ऑन द पावर एक्सरसाइटेड इन हिस्ट्री, द टर्म रेफर फॉर द मोनार्कल गवर्नमेंट। यहाँ पे किसकी बात की गई है, मोनार्कल गवर्नमेंट की बात की गई। मोनार्कल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, जिसके पास सारी पावर सिर्फ एक बंदे को दे दिया गया है, एक अथॉरिटी जितनी है सारी एक ही लोगों को दे दी गई है। तो वो जो चाहे, जो कहे वो सही, जो ना कहे वो गलत, ठीक है, कोई भी हिसाब मांगने वाला उनसे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जो ये सिंबल्स दिखा रहे हैं कि ऑब्सोल्यूटिस्ट जो थे, कहीं ना कहीं जो मोनार्कल रूल था उनका एंड आ गया है, तभी तो डेमोक्रेसी आया, नहीं तो डेमोक्रेसी कैसे आएगा। फिर उसके बाद क्या बात है, इंश्योरेंस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज द डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोगों को उनके क्लास, मजहब, ये सब से नहीं जान सकते। यूटोपियन मीन्स अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज आइडियल। ऐसी यूटोपियन मीन्स क्या, कि ऐसा दृष्टि जो कि हम सोच सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा है नहीं। तो उनने क्या कहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, ये ग्रुप में डिवाइडेड हैं, लेकिन ग्रुप में इस बेसिस पे नहीं डिवाइडेड है कि आपका जन्म मुस्लिम घर में हुआ था, हिंदू घर में हुआ था, दलित के यहाँ हुआ था, इसके यहाँ हुआ था, ठीक है। मैं इसको एक नॉर्मलाइज करके यहाँ भारत में बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे दलित हो ये सब नहीं, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर स्पोकन लैंग्वेज के राइट के थे, ठीक है। तो हम यहाँ के तौर पर समझा रहे हैं। तो उस बेसिस पे डिवाइडेड नहीं है। डिवाइडेड किस बेसिस पे है, डिवाइडेड इस बेसिस पे है कि वो सभी डिवाइडेड है इस बेसिस पर, अलग अलग नेशंस के बेसिस पे, क्योंकि वो सब ग्रुप्ड है एक नेशन। और उनको पहचानते कैसे हैं, उनके पहनावे से पहचान रहे हैं। हमको कैसे पहचान रहे हैं, उनके झंडे से पहचान रहे हैं, ठीक है, डंडा विद झंडा, उससे हम पहचान रहे हैं कि वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दैट्स इट्स फ्रॉम योर दिस लाइन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation state.
क्या है, अब जो क्या कहते हैं, जो कतार है जो कि किनको पार करके जा चुकी है, किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, उसमें कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्जरलैंड है। अच्छा बताओ, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड का ही नाम क्यों दिया गया? क्या आर्टिस्ट किसी और देश का नाम नहीं ले सकता था? ले सकता था, लेकिन इन दो नेशंस की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये उस समय तक नेशंस बन चुके थे, ये देश बन चुके थे और बाकी देश जो है बनने वाले थे, तो मतलब वो अभी कतार में चल रहे हैं। लेकिन जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक नेशन बन चुके हैं और उनके अंदर एक देश प्रेम आ चुका है। उनके लोगों, उनके यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उनका देश ही सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर उनका देश है। क्लियर? ये जो है ये समझाया गया है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। France identifiably by the revolution tricolor has just reached the statue। अब जो फ्रांस जो है जिनके पास ट्राई कलर है, मीन्स 3 रंग हैं, जिनके यहाँ अभी क्या कहते हैं क्या हो रहा है, वो सिर्फ वो स्टैचू के पास पहुँचे हैं, अभी उनने क्रॉस नहीं किया, मीन्स अभी वो एक देश के रूप में नहीं बन पाए हैं, ये कहना है। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उनके पीछे कौन सा देश है, कौन से देश के लोग हैं? जर्मनी के लोग हैं। फिर बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और उनके पास कौन सा फ्लैग है? ब्लैक, गोल्ड और रेड फ्लैग्स हैं उनके हाथों में हैं। अब ठीक है, इनका मीनिंग तो पता ही होगा, ब्लैक मीन्स काला, गोल्ड मीन्स क्या कहते हैं सुनहरा, उसके बाद आपका रेड मीन्स लाल। अब वो कुछ नहीं बता सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। Interestingly, at the time when the Sauris created this image, the German people did not yet exist as a united nation। क्या है कि जब ये पिक्चर बनाई गई थी, वहाँ जर्मन में सभी लोग एकजुट नहीं थे, यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं थे। जर्मनी कोई देश नहीं था उस समय। आज हम जर्मनी एक देश को जानते हैं, लेकिन उस समय कोई देश नहीं था। ठीक है, तो क्या था ये वो देखते हैं। फिर कहाँ चला गया? तो जर्मनी डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दैट दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग कहाँ गया प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनके पास जो फ्लैग्स थे वो ये दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हम लोग जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, अलग अलग जो लिबरल्स हैं, इनकी विचारधारा थी कि सब लोग एकजुट होकर के आए और एक ऐसा देश बनाए जिसमें डेमोक्रेटिक रूल हो, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार मिले लोगों को और कहीं ना कहीं एक पावरफुल नेशन के रूप में ओवरकम हो। क्लियर? सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स फ्रॉम, अब इसमें जर्मन में लोग कहाँ कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे, किंग ऑफ टू स्किलीज एंड ये सब जो देश के नाम हैं। ठीक है, उस समय के जब जर्मनी एक साथ नहीं था। ठीक है, लुम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ठीक है, फ्रॉम द हेवेंस अबाउट द क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, they have been used the artist to symbolize the fraternity among the nation of the world। क्या है कि ऊपर देखो, ये ऊपर ये भगवान को दिखाया गया है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ का होता तो भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी हाथ दिखा रहे होते। ठीक है, और कहीं ना कहीं भगवान शंकर होते। लेकिन जब वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ पे दिखाया गया जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया, एंजल्स को दिखाया गया कि वो ब्लेस कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है अर्थ में, जो चेंज आ रहा है, मीन्स सर्टेन चेंज जिसमें क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी आ रही, कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा है, फायदेमंद कदम है किसके लिए? इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। तो उसके लिए वो ब्लेस कर रहे हैं, कहाँ से? हेवन से ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहाँ गया? हाँ,
This chapter will deal with many of the issues visualizing by the Sore in figure 1. इस चैप्टर में हम ज़्यादातर डील करेंगे जो भी चीज़ अंडरलाइन की गई है या दर्शाई गई है किसके द्वारा, सोरे के द्वारा उनके फिगर 1 की पेंटिंग में, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th century, 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, ठीक है। आज देशभक्ति की भावना कॉमन हो गई, हर बंदा अपने आप को देशभक्त बताता है, ठीक है, सब ये देश की सेवा ही करना चाहते हैं। लेकिन एक समय था ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अभी जब ये नेशनलिज्म भावना आने लगी तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर और मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव यूरोप में आ रहा था, ठीक है, चेंज यूरोप में आ रहा था। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टीज एम्पायर इन यूरोप, ठीक है। इससे इन सभी मानसिक और राजनीतिक बदलाव से चेंज क्या आया था, एग्जैक्टली ग्राउंड्स पे क्या चेंज आया था, जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग राज्य थे, उससे मिल करके एक सिंगल नेशन बनने लगे थे, एक सिंगल देश बनने लगे थे, एक साथ सब आने लगे थे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। अब इससे क्या होता है, जब सब एक साथ आएंगे तो एक देश निर्धारित होगा कि हाँ इतना बड़ा देश है, उसका सिर्फ एक सिंगल पावर होगा जो कि पूरे देश पे रूल करेगा, ठीक है। बाउंड्रीज निर्धारित होंगी, ठीक है। तो जो आजकल ये लड़ाई चलती रहती है ना कि हाँ हम यहाँ देश पे कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, जब हमारा एक सिंगल देश डिसाइडेड हो गया तो हम कहीं ना कहीं उसी पे ही अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे ना। फिर जो हम टाइम वेस्ट करते हैं दूसरे देश पे अटैक करके वहाँ कब्जा करने से, उससे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी ना, अपने देश को डेवलप तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वॉर होता है तो सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं होता है। अगर आपका चाइना इंडिया या फिर चाइना इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, ठीक है, हो सकता है उसका कम होगा, किसका, हमारा, लेकिन उनका ज़्यादा होगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि नुकसान अपने देश में नहीं होगा, क्लियर, समझ में आया। तो जब हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक फिक्स्ड बॉर्डर्स होते हैं, हम उसमें डेवलपमेंट करने में लग जाते हैं और हम क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करें तो कहीं ना कहीं वो देश डेवलप कर सकता है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हो कि जितना बजट हमारे यहाँ पे सेना और उनके ऊपर खर्च होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम दूसरे देश हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश की हमारे ऊपर निगाहें हैं, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर यही ना करना होता तो सोचो हमारा देश कितना और आगे गया होता, कितना और डेवलप किया होता। चलिए, ये सब सोचने की बातें हैं, बाद में सोचेंगे, हम लोग भी आइडियल सपने देख रहे हैं। चलो, ना चाइना बदलने वाला है ना पाकिस्तान, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ चले गया जी। But a nation state was one of the which majority of its citizen and not only its ruler came to develop sense of a common identity and shared historic or descents। क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूलर की वो नहीं रहेगा डेवलपमेंट करने, हर एक नागरिक की। आप चाहते नहीं हो आपका देश का भला हो, आप भी चाहते हो ना, क्यों चाहते हो, क्योंकि आप उस देश से प्रेम करते हो, ठीक है। तो जब एक देश बनेगा और आप सब एकजुट होकर के एक साथ आएंगे, कंट्री बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका प्रेम भी रहेगा, और जब प्रेम रहेगा तो कहीं ना कहीं आप उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर दिस कॉमननेस डिड नॉट exist from time immemorials। It was forget through the struggles, through the action of leaders and the common people। This chapter will look the diverse process through the nation state and the nationalism came in the 19th century and Europe। ये विचार जो है अपने देश का डेवलपमेंट करना कि बहुत दिनों तक नहीं रहता, लीडर्स बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे यूरोप में एक देश प्रेम आया, एक देश कैसे बन पाया, वो सारा चीज़ें चेंजेस हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे एक सोर्स दिखाया गया है। सोर्स में क्या है, एक लेक्चर जो डिलीवर किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोन में, कहाँ पे, इन 1882 में द फ्रेंच फिलोसफर एर्नेस्ट रेनन ने जो ये स्टेटमेंट दिया था, आउटलाइन हिज अंडरलाइनिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। उनने ये लिखा था, उनने ये डिलीवर किया था कि हाँ नेशन कैसे बनता है, देश कैसे बनता है। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंट पब्लिश्ड एज अ फेमस ऐसे एंटाइटल व्हाट इज़ अ नेशन। अभी जो शब्द लिखे हैं इसके पहले वो फ्रेंच में लिखे हैं,
फ्रेंच है या जर्मनी है, ये भी मुझे नहीं पता, तो छोड़िए, इसको छोड़िए। आपको ये पता है कि व्हाट इज़ द नेशन, नेशन है क्या, इनने इसके ऊपर एक ऐसे लिखा गया था उनकी स्पीच से रिलेटेड होकर के। इन दिस ऐसे, इसी ऐसे में रेनन क्रिटिसाइज द नोशन सजेस्टेड बाय द अदर दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और अ टेरिटरी। उनने ये क्रिटिसाइज़ किया था जो लोग कहते थे कि हाँ एक देश ऐसे बन सकता है कि अगर एक कॉमन सेम हमारा लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, सेम रेस होगा, कलर होगा और सेम रिलीजन धर्म होगा और सेम राज्य होगा, तभी एक नेशन बन सकता है। तो उनने क्रिटिसाइज़ किया था उन लोगों को। अ नेशन इज कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्रेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। एक देश बनने के लिए बहुत से लोग बलिदान देते हैं, बहुत दिनों तक वो लड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश कैसे बना है, हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारा देश इस वजह से नहीं बना कि हमारे पास सिंगल लैंग्वेज, हम हिंदी पूरे देश भर में बोलते हैं इसलिए इंडिया बना है, नहीं। सब लोगों ने बलिदान दिया, अपनी जानें दी, तब जाके हम एक देश बन पाया और हम आज़ाद हो पाए। क्लियर? चलिए अब देखो, जो धर्म को लेकर के या एक लैंग्वेज को लेकर के जो देश बना उसकी हाल देख लो पाकिस्तान का, और इंडिया ने जिसने सबको यूनाइटेड करके एक नेशन बना उसका हाल देख लो। यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, चलो ठीक है। तो यही सब चीज़ें बताई गई। फिर हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी ऑफ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ऑन नेशनल आइडिया। अब हमारे जो पूर्वज हों जिनने ऐसे काम किए हों, जिनको हम याद करके गौरवान्वित हो जाएं, तो जाके हमें अंदर एक देश भावना आएगी। मनोज पांडे को जब भी हम याद करते हैं, ठीक है, ये मनोज कुमार पांडे MLA की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक, मनोज पांडे की बात कर रहा हूँ, जिनने अपनी जान दे दी थी, ठीक है, इस देश के लिए अपनी जान दे दी थी युद्ध लड़ते लड़ते, ठीक है। तो जब भी हम याद करते हैं तो हमारे लोग के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। क्लियर? तो टू हैव द कॉमन ग्लोरी इन द पास्ट, टू हैव द कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू परफॉर्म द great deeds together, to wish perform still more, these are the essential condition of being a people। एक देश के नागरिक होने के लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा, साथ में रह करके अच्छे काम करने होंगे, तभी तो वो पास्ट बनेगा, ठीक है। आज अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तभी तो हम आगे चल के हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे दांत टूट जाएंगे, हम बताएंगे हमने ये अच्छा किया था, ठीक है। मगर कुछ नहीं किए रहेंगे तो हमारा क्या पास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए इसीलिए कह रहे हैं आप लोग पढ़ लो, नहीं बूढ़े हो गए, दांत टूटने के बाद क्या कहानी सुनाओगे अपने घर वालों को कि हमने क्या किया था, हम अपने जवानी में PUBG फ्री फायर खेल रहे थे। चलो आओ देखते हैं, समझ में आया? तो ये सोर्सेज है जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास क्या है। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशन, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा वीडियो, और जो भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हो, प्लीज़ व्हाट्सएप कर दो, जिससे हम क्या कर सकें, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड जरूर कर सकें। अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। आई एम नॉट अ बाबा जी, मैं टोटका नहीं करता हूँ कि आपसे पता कर लूँगा आपको क्या नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय, बट विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज लिमिट के अंदर, ठीक है, लिमिट के अंदर, घर के अंदर एंजॉय करो, और अपना भी ख्याल रखो, अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।